नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। और हम जैसे कि आपको पता है कंप्यूटर पढ़ रहे हैं और कंप्यूटर की ये आपकी 5वीं क्लास है। आज हम पढ़ेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो संजीवनी कंप्यूटर बैच में आपका स्वागत है। और सबसे पहले बता दो ऑडियो वीडियो आपको अच्छे से मिल रही है, फिर हम स्टार्ट करते हैं। सभी को राम राम, नमस्ते। देवेंद्र भाई, धीरेन्द्र भाई गुड इवनिंग। अमनदीप, हाँ बच्चे 9:05 पे लाइव हुई है क्लास। शिवम शर्मा, राम राम भाई। ओके है ना सर? पहले बता दो, स्टार्ट करते हैं। कल की क्लास में किसी का कोई डाउट है तो जल्दी से बोलो। सभी को राम राम, नमस्ते। अनिल कुमार, सतीश, ओके। तो जैसे कि आपको पता है बच्चे, हमने अभी तक इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर एंड आपका हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर कंप्लीट कर लिया है। कल हमने एबीसी यानी एटम्स ऑफ बैरी कंप्यूटर के बारे में पढ़ा था और मार्क 1 कंप्यूटर के बारे में पढ़ा था और फीचर्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ा था। कुछ क्वेश्चन देखे थे। आज हम स्टार्ट करेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ऑडियो वीडियो ओके? सब बढ़िया है भाई, सब मस्त एकदम ओके। नमस्कार 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 सभी को। स्टार्ट करते हैं फिर। तो सबसे पहले जनरेशन की बात करें। अगर आप जनरेशन की बात करते हो बच्चे, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की बात करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जनरेशन ऑफ मैन यानी मैन काइंड्स की जनरेशन क्या है, कौन सी चल रही है। अभी न्यूज में है तो आपको क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। जेनजीज के बारे में बड़ा न्यूज में चल रहा है, अपडेटेड है, तो थोड़ा सा उसको जान लेंगे। आपको नोट करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सुन लो कैसे उससे कनेक्ट होती हैं ये चीज़ें, और कंप्यूटर और जनरेशन के बीच में और मैन जनरेशन के बीच में क्या रिलेशन है, कैसे कैसे चीज़ें बदली, वो आपको पहले देख लेना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले बात कर लेते हैं, 7 जनरेशन है अभी तक कंप्यूटर की, नहीं मैनकाइंड्स की। ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन जो आई आपकी, कौन सी जनरेशन थी भाई? फर्स्ट जनरेशन जो आई थी उसको कहा गया ग्रेटेस्ट जनरेशन। क्या कहा गया? अरे यार, ग्रेटेस्ट जनरेशन। तो ये सिलसिला कब से शुरू हुआ बच्चे? ये सिलसिला आपका शुरू हुआ 1901 से। ठीक है, 1901 से 1927 तक की बात कर लेते हैं। ठीक है, 1901 से 1927 तक की जनरेशन जो है उसको कहते हैं ग्रेटेस्ट जनरेशन। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि उस टाइम पे भूखमरी थी। ठीक है, बहुत सारी बीमारियां फैली हुई थी, इतना अन्न नहीं होता था। तो इसने एफर्ट्स लगाए, इस जनरेशन ने बहुत सारी चीजें देखी, बहुत सारे दुख देखे, उनको झेले, तो इनको नाम दिया हमने ग्रेटेस्ट जनरेशन। दूसरी जनरेशन आई आपकी साइलेंट जनरेशन। कौन सी जनरेशन आई? साइलेंट जनरेशन। इसका टाइम पीरियड क्या था? तो 1928 से लेकर के 1945 तक माना जाता है। साइलेंट जनरेशन क्यों कहा गया? क्योंकि लगभग पूरे विश्व में क्या था, आज़ादी नहीं थी, गुलामी सही जा रही थी और लोग चुपचाप सह रहे थे, इसीलिए इस चीज को साइलेंट जनरेशन कहा गया। हाँ, डेली 9 बजे क्लास होती है बच्चे। ठीक है, हाँ रेलवे के लिए भी कवर हो जाएगा बच्चे। मैं सब क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ, जो भी एग्जाम हो रहा है आपका, ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम हुआ है, अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम हुआ है, उसके क्वेश्चंस भी मैंने देखे हैं। और अब हर एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन तो कंप्यूटर से रिलेटेड पूछ ले रहा है। ठीक है, क्यों पूछ ले रहा है? क्योंकि कंप्यूटर का यूज आपका बढ़ गया है, हर फील्ड में कंप्यूटर का यूज है। आज तो नहीं आनी चाहिए बच्चे, पुष्पा आज तो नहीं आनी चाहिए। साइलेंट जनरेशन थी सेकंड वाली। ठीक है, थर्ड जनरेशन आई भाई। कौन सी जनरेशन आई? थर्ड जनरेशन, थर्ड जनरेशन आई बेबी बूमर। थर्ड जनरेशन को क्या कहा गया? बेबी बूमर्स। इनका टाइम पीरियड क्या था? तो 46 से 64 तक मानते हैं। ठीक है, बेबी बूमर से क्या मतलब है? बेबी बूमर से मतलब है, एक तो यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी है उसने धीरे 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 अब इजाद होना शुरू कर दिया है। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी आपकी आ रही है, कंप्यूटर्स बन रहे हैं और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ रही है। तो उसके आपका क्या है? बूम का मतलब क्या है? ऊपर उठना। ठीक है, तो बेबी बूमर्स इनको कहा गया।
ओके वीरेंद्र भाई, बहुत अच्छा, थैंक यू भाई, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं और हम और कोशिश करते रहेंगे। ये हमें क्या है, मोटिवेशन मिलता है जब आप ऐसी चीज़ें बोलते हैं तो मोटिवेशन मिलता है। ओके अमन भाई, हटा देंगे उसको ठीक है। बेबी बूमर से क्या मतलब था कि बेबी बूमर एक तो वो चीज हो गई जो अभी मैंने बताई है, दूसरी क्या थी, जनरेशन भी इसमें बहुत तेजी से बढ़ी। 1951 वाला जो सिस्टम था ना, 1951 में ही भारत की जनरेशन एकदम से बूम आया था, तो वही आपका यहाँ पर आज़ादी भी आ गई थी, लगभग देश अपने क्या है आज़ाद हो गए थे, तो इस चीज़ को क्या कहा गया, बेबी बूमर जनरेशन कहा गया इसको। उसके बाद में एक जनरेशन आती है भाई, जनरेशन एक्स। टाइम पीरियड 1964 टू 5 टू 1980। ठीक है, ये जो जनरेशन एक्स थी यहाँ पर और भी चीजें इजाद हो गई और भी टेक्नोलॉजी आ गई, और उस टेक्नोलॉजी की आने की वजह से इस जनरेशन ने क्या काम किया, जो अगली जनरेशन आई और जो बेबी बूमर जनरेशन और पिछली जनरेशन थी, इनके बीच में एक पुल का काम किया। ठीक है, पीछे की जो चीजें थी उसको पास करने का काम किया, और इसके बाद में एक जनरेशन आई भाई, जिसको कहा जाता है जनरेशन वाई। मिलेनियर जनरेशन भी इसको कह देते हैं। उद्योग बहुत तेजी से बढ़े इस टाइम पे, औद्योगिक क्रांति आ गई। ठीक है, टाइम पीरियड क्या था आपका, 1981 टू 1996। ठीक है, तो इसको जनरेशन वाई भी कह देते हैं और मिलेनियन जनरेशन भी कह देते हैं। फिर कुछ दिखेगा ही नहीं बच्चे। ठीक है, ओके ओके बिंदर भाई, थैंक यू। सिक्स जनरेशन उसके बाद में आई। सिक्स जनरेशन कौन सी थी, जो अभी न्यूज में चल रही है बच्चे, जिसको आप जेनजीज कहते हैं, वो क्या है, जनरेशन, वो क्या है, जनरेशन जेड है। ठीक है, जेनजीज इनको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। अभी नेपाल में जो मुद्दा चल रहा है जेनजीज का, कि जेनजीज ने ये कर दिया ये कर दिया, जो आपने डिटेल भी पढ़ी होगी थोड़ी, तो इसके ऊपर क्वेश्चन आपका बन सकता है। ठीक है, तो ये क्या था, 1997 टू 2012 तक। ये कौन सी जनरेशन थी, ये वो जनरेशन थी भाई जिसको आते ही हाथ में मोबाइल फोन मिला, इंटरनेट मिला, सोशल मीडिया मिला। ठीक है, ये सब चीजें इनको आते ही मिली और इन्होंने बहुत तेजी से बूम किया। ठीक है, बहुत तेजी से इनको चीजें चेंज हुई। वो पिछली जनरेशन को जैसे कह देते हैं ना कि आपको कुछ नहीं पता, तो ये वो वाली जनरेशन है। ठीक है, जो इसमें आता है वो भाई गुस्सा मत करना। जेनजीज जो है, जेनजीज अब तक जो देखा जा रहा है सबसे डेवलप चीज है। जेनजीज जो है, जेनजी जनरेशन सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी के बारे में जानती है। लेकिन इसके बाद में भी एक सातवीं जनरेशन है, ठीक है, जो अभी तक एक्टिवेट नहीं हुई है। क्यों, क्योंकि वो अभी तक उसकी एज क्या है, 12 ईयर के आसपास है। तो 12 ईयर के बच्चे तो अपने माँ बाप की नज़रों में ही रहते हैं, तो अभी तक उनका, तो इसको कहते हैं जनरेशन अल्फा। ठीक है, और इसका टाइम पीरियड क्या है, तो ये 1900 क्यों लिख दिया भाई, 2013 से लेकर अब तक, यानी 2025 तक लगा लो। ये जनरेशन, ये वो जनरेशन है जिसको इंटरनेट, सोशल मीडिया, एआई, रोबोटिक सब कुछ मिला है, और टेक्नोलॉजी के मामले में ये सबसे आगे रहेगी। ठीक है, करंट टाइम बीटा जनरेशन, ओके हाँ ठीक है, 26 से स्टार्ट हो जाएगी। अमन भाई हाँ, क्या करें फिर, उसका निकाल दें क्या, विपुल, ओके। तो ये तो बात थी बच्चे, जो जनरेशन आपकी 7 जनरेशन जो पीढ़ियां आई हैं, जो मनुष्यों की पीढ़ियां आई हैं उनकी। अब जनरेशन कंप्यूटर की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप गैप देख रहे हो, तो शुरुआत में बहुत ज़्यादा गैप था, उसके बाद में 20 साल के आसपास, 20 से कम हो गया। ठीक है, फिर और कम हुआ, 18 साल का हो गया, ठीक है, 15 का हो गया, उसके बाद में 16 साल का। तो ऐसा गैप है, तो हम देखेंगे कि कंप्यूटर की जनरेशन में कैसा गैप रहता है, कितना रहता है, टाइम पीरियड क्या रहता है उसका। ठीक है, तो चलते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पे। तो कंप्यूटर की जनरेशन की बात करूं, वाईटी ले लेते हैं भाई, तुम कह ही रहे हो। जनरेशन
ऑफ कंप्यूटर। अब तक कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां आ चुकी हैं भाई? तो सबको पता होगा आपको कि 5 पीढ़ियां आ चुकी हैं भाई। राइट, दिख रहा है क्या सही से? आपने ही कहा इसीलिए लिया, जल्दी से बता दो, सही दिख रहा है ना? जनरेशन ऑफ कंप्यूटर अब तक की कितनी पीढ़ियां आ चुकी हैं? 5 पीढ़ियां आ चुकी हैं। तो कुल पीढ़ियां आपसे पूछे तो 5 आ चुकी हैं। छठी का जो जिक्र चल रहा है, यही कॉन्ट्राडिक्टी रहती हैं चीजें, कि कह देता है कि मैंने 6th जनरेशन की ये चीज बना दी है, लेकिन उसका पेटेंट नहीं है और ऑफिशियली वो अनाउंस नहीं हुआ है, तब तक हम नहीं मान सकते। तो अब तक हमारी कौन सी चल रही है? 5 पीढ़ियां ही चल रही है, 5th जनरेशन ही चल रही है। ठीक है, तो अब आते हैं फर्स्ट जनरेशन पे। 5 पीढ़ियां हैं, हुआ क्या था? तो धीरे धीरे टेक्नोलॉजी जो है वो धीरे धीरे बढ़ती गई, चेंजेस जैसे मनुष्य में आते हैं, यहां भी क्या हुए? चेंजेस आते गए। ठीक है, ये चेंजेस जो है इनको हम देखेंगे, इसके ऊपर क्या किस तरह के चेंजेस हुए। तो इनके साइज का आप लगा सकते हो कि साइज में बदलाव हो गया। ठीक है, इसकी टेक्नोलॉजी में बदलाव हो गया, इसकी टेक्नोलॉजी में बदलाव हो गया, स्पीड में बदलाव हो गया। ठीक है, और जो इसका काम करने का तरीका था, या आप ये कह सकते हो कि जो मैकेनिकल चीजें थी इलेक्ट्रिकल हो गई हैं। ठीक है, तो वहां पर जो वर्क जो था, काम करने का तरीका था, उसमें चेंजेस आए। ठीक है, इस तरह से उन चेंजेस को हम देखेंगे। बच्चे यही करते रहेंगे क्या? दिख रहा है ना साफ से? ठीक है, आराम से दिख रही है ना चीजें? कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, किसी का कुछ नहीं सुनने वाले अब। ठीक है, अब चलो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पे। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या कहता है? तो सबसे पहले टाइम पीरियड की बात कर लेते हैं। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, पहली पीढ़ी भाई। पहली पीढ़ी के समय की बात करें तो 1942 टू 1954। अलग अलग किताबों में अलग अलग लिखा हुआ मिलेगा बच्चे। हाँ ठीक है, ये बात सही कही है सतपाल ने। ठीक है, 1942 टू 1954। तो 1942 टू 1954 किसी किताब में आपको 1944 टू 1954 मिल जाएगा। ठीक है, 1944 टू 1966 मिल जाएगा। तो जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको ये गैप उसमें एक ही मिलेगा। ठीक है, तो लगभग 10 से 12 साल का, तो कहीं पर आपको 12 ईयर का गैप दिखेगा, कहीं पर आपको 10 ईयर का गैप दिखेगा। वो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, आइए भाई, अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी की। यानी तकनीक। तकनीक क्या यूज की गई? तो इसके अंदर आपकी वैक्यूम ट्यूब क्या यूज हुई भाई? वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब्स यूज हुई। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब। तो यहां पर जो ये फोटो दिख रही है ना बच्चे, ये किसकी फोटो है? ये वैक्यूम ट्यूब की फोटो है। ठीक है, आपने पहले भी देखी होगी वैक्यूम ट्यूब। तो वैक्यूम ट्यूब होती क्या है? यह एक कांच की डिवाइस होती है भाई। क्या होती है? कांच की डिवाइस होती है। और काम क्या करती है? इसका कार्य क्या है? यह डिवाइस क्या काम करती है बताओ जल्दी से। ठीक है, यह डिवाइस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एम्पलीफाई व कंट्रोल, यानी नियंत्रित नियंत्रित करती है। ठीक है, क्या काम था इसका?
यह इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो इसको मिलता था ना बच्चे, उसको क्या करती थी, कंट्रोल करती थी और एम्पलीफाई करती थी, यानी उसको बढ़ा देती थी या घटाना हो तो घटा देती थी। ओके, चलो इतनी बात समझ में आई। तो ये वैक्यूम ट्यूब जो थी ये कांच की थी, तो सीधी सी बात है यहाँ पर वैक्यूम भी है, कांच भी है, इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, हीट जनरेट होगी, तो ये कंप्यूटर क्या करते थे, बहुत ज्यादा हीट जनरेट करते थे। इसके पीछे यही कारण था। और इस वैक्यूम ट्यूब को बनाने वाला कौन था, आविष्कारक कौन था भाई, वैक्यूम ट्यूब का आविष्कारक कौन था, जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग। कौन था, जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने इसका आविष्कार किया। और इसका आविष्कार हुआ कब, इसका आविष्कार 1904 में हुआ। आपको 1904 ही ऑप्शन में मिलेगा, नहीं मिलता है तो 1906 मिलेगा, दोनों मिले तो 1904 लगाना है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई भाई। अब बात कर लेते हैं भाषा, यानी यहां पर लैंग्वेज कौन सी थी। तो यहां पर जो भाषा थी ना बच्चे, वो मशीन लैंग्वेज थी। कौन सी लैंग्वेज थी, मशीन भाषा थी। कौन सी, मशीन लैंग्वेज। ठीक है, मशीन लैंग्वेज का यूज यहां पर हुआ था। ठीक है, तो भाषा की बात हो गई। अब चलते हैं आगे। आगे ये मशीन जो लैंग्वेज थी ना बच्चे, मशीन लैंग्वेज विश्व की प्रथम कंप्यूटर लैंग्वेज थी। प्रथम कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी थी, तो ये मशीन लैंग्वेज थी आपकी। ठीक है, और ये क्या थी, यह पूरी तरह मशीन पर निर्भर थी। पूरी तरह क्या थी, मशीन पर निर्भर थी। ठीक है, यह पूरी तरह मशीन पर निर्भर थी। ठीक है, वाइट ही आ रहा है तो ये लो फिर, अब नहीं आएगा। पूरी तरह क्या थी ये, मशीन पर निर्भर थी। दूसरा, इसको क्या कहा जा सकता है, तो मशीन लैंग्वेज को ही आप क्या कहते हो, इसको ही हम बाइनरी लैंग्वेज कह सकते हैं। इसको ही हम बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं। बाइनरी लैंग्वेज मतलब 0 और 1 या 1 और 0। ठीक है, ये एकमात्र लैंग्वेज थी जिसे कंप्यूटर समझता था। जिसे कंप्यूटर समझता था। ठीक है, और यह लैंग्वेज भाई, यह लैंग्वेज पोर्टेबल नहीं थी। पोर्टेबल नहीं थी, यह लैंग्वेज पोर्टेबल नहीं थी। पोर्टेबल से क्या मतलब है कि एक मशीन से दूसरी मशीन में यूज करना पोर्टेबल कहलाता है। तो ये पोर्टेबल नहीं थी, यानी इसको एक मशीन से दूसरी मशीन में यूज नहीं कर सकते थे। तो ये बात है आपकी मशीन लैंग्वेज के बारे में। अब बता दो कि ये यहां तक बात समझ में आ गई। ओके बच्चे, हटा देंगे इसको भी। आज थोड़ी कोशिश की थी कि ब्राइटनेस इसके ऊपर ज़्यादा ना आए, तो मेरे को लग रहा है थोड़ा इम्प्रूवमेंट है उसमें, लेकिन जो आप चीज़ कह रहे हो उसको भी
ध्यान में रखते हुए कल तक ठीक हो जाएगा, ठीक है। चलो, आ गई बात समझ में, यहां तक समझ में आ गया अभी, तो आगे चलें। अब बात कर लेते हैं फर्स्ट जनरेशन के जो आपके कंप्यूटर थे वो कौन कौन से थे। कहां तक हमने पढ़ा था, मार्क 1 तक पढ़ा था, तो उससे आगे बात करते हैं। तो पहला आप लिखो, पहला कंप्यूटर कौन सा था, इनियाक, जो मैंने कल भी आपको बताया था कि कब कब बना था ये, ठीक है। क्वेश्चन पूछा था तो उसमें इनियाक का क्वेश्चन आया था ना। तो इसकी फुल फॉर्म बहुत पूछता है, इनियाक की फुल फॉर्म क्या होगी, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है। याद रखनी है, बिल्कुल भी मत भूलना, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। क्या हो गया भाई, ना अच्छे से, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर ऑटोमेटिक कंप्यूटर। एक मिनट, एक मिनट, ऑटोमेटिक नहीं होगा, ऑटोमेटिक ये नहीं था, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, एंड कंप्यूटर, ठीक है। ये कब बना, तो ये 1946 में बना था, ठीक है। कब बना था, 1946 में। कल ही हमने क्वेश्चन किया था, कहां पर बनाया गया था इसको, तो इसको यूएसए में बनाया गया था। किसने बनाया, इसके आविष्कारक कौन थे, इसके आविष्कारक कौन थे, तो जेपी आर्करेट, क्या था भाई, जेपी इकॉर्ट, और एक व्यक्ति और थे, जॉन मॉचली। कौन थे, जॉन मॉचली, ठीक है। कौन थे, जॉन मॉचली, इसके आविष्कारक थे। ये दोनों, इन दोनों ने ही फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में से 3 कंप्यूटर बनाए थे, ठीक है। अलग अलग नाम जहां पर आते हैं, तो ये सबसे पहला क्या था भाई, अलग अलग नाम आएंगे कंप्यूटर के, लेकिन सहयोग जो था वो इन्हीं का था। यह इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल जनरल पर्पस कंप्यूटर था, ठीक है। क्या था, यह इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल जनरल पर्पस कंप्यूटर था, सबसे पहला, ठीक है। विश्व का सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस कंप्यूटर आपसे पूछा जाए तो वो कौन सा था, वो इनियाक था, ठीक है। अब दूसरे कंप्यूटर की बात कर लेते हैं, यहां तक बात समझ में आई भाई। ओके, खाना बनाकर खाने से नोट्स आसानी से बन जाएंगे। ओके, खाना बनाकर लिखना तो खाना बनाकर लिख देंगे, अपने को कोई दिक्कत नहीं है। ये लो, नेक्स्ट पे आ जाओ, पहले खाना ही बना लेते हैं, है ना। धीरे धीरे जैसे चीजें आप कहते जाओगे वैसे चीजें होती जाएंगी। ये लो, बन गया खाना, ये तो कोई मुश्किल काम नहीं है, मैं भी यूज टू हो जाऊंगा डिजिटल बोर्ड से बच्चे, और चीजें भी ठीक हो जाएंगी। बस थोड़ा सा सब्र रखना है आपको। सेकंड जो आपका आया, दूसरा जो आपका कौन सा था, एडवेक था, ठीक है। कौन सा था, एडवेक। एडवेक का क्या मतलब था, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिएट, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिएट वेरिएबल, ये था भाई ऑटोमेटिक
कंप्यूटर। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिएट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। डिस्क्रिएट का मतलब क्या होता है? डिस्क्रिएट का मतलब होता है बच्चे बदलना। ठीक है, क्या होता है? बदलना। बदलना से क्या मतलब है? तो यहां पर लैंग्वेज कौन सी थी? मशीन लैंग्वेज थी, यानी 0 और 1 यूज होता है, तो 0 से 1 में बदलना और 1 से 0 में बदलना। ठीक है, 0 से 1 में और 1 से 0 में बदलना। ठीक है, इसका आविष्कार कब हुआ? तो ये इसका निर्माण जो है ना, इसका निर्माण 1949 में। कब? 1949 में पूरा हो गया था। यूज में कब आया सबसे पहले? ठीक है, तो इसका ये आपसे पूछ लिया जाता है कि सबसे पहले यूज में कब आया, तो 1951 में आया। ठीक है, यूज में आया पहली बार। इसको किसने बनाया था? जल्दी से बता दो। कुलदीप भाई, थैंक यू थैंक यू। प्रमोद ने अभी ज्वाइन किया है क्या? नमस्कार मेरे भाई। ओके, तो इसके निर्माण की बात जब होती है तो इसका जो आविष्कारक थे, अभी तो बताया था कि बहुत से कंप्यूटर इन्होंने ही बना दिए थे। ठीक है, क्या कर दिए थे? इन्होंने ही बना दिए थे। किन्होंने? तो इसके आविष्कारक भी थे वही दो लोग। यहां पर लिखा है ना, जेपी एकॉर्ड और जॉन मॉर्टली। ठीक है, इसके आविष्कारक भी यही दोनों थे। ये भी ध्यान में रखना है आपको। अब क्या हुआ, इसके अंदर चेंज क्या था? इसके अंदर नई बात क्या थी इस कंप्यूटर में? तो इसमें जो है ना, इस कंप्यूटर में पहली बार स्टोरेज का प्रयोग हुआ था। क्या हुआ था? इस कंप्यूटर में पहली बार, इसमें पहली बार स्टोरेज का प्रयोग हुआ। तो आप यहां पर जो आविष्कारक के नाम को इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, क्यों नहीं दी जाती बच्चे? क्योंकि यहां पर जो ये स्टोरेज देने वाला आदमी था ना, इसको इंपॉर्टेंस ज्यादा दी जाती, क्योंकि एक बार जिसने कंप्यूटर बना लिया, इनियाक उसने बना दिया, एडसेक एडवेक में भी वो आएगा, तो उसको इतनी अहमियत नहीं मिलती। तो मेमोरी में बाइनरी की फॉर्म में डेटा को सेव करने का श्रेय किसको जाता है? ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि मेमोरी में बाइनरी की फॉर्म में डेटा को सेव करने का श्रेय किसको जाता है? किसको दिया जाता है? तो ये जो आपके आविष्कारक थे ना, उनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये नाम आपका। कौन थे वो भाई? तो वो थे आपके डॉक्टर जॉन वॉन जॉन वॉन न्यूमैन। कौन थे? न्यूमैन। डॉक्टर जॉन वॉन न्यूमैन। तो इस पे आप इंपॉर्टेंट लिख लेना चाहिए। ठीक है, यहां से ये क्वेश्चन अगर थोड़ा सा लेवल बढ़ाने की कोशिश करेगा तो पूछ लेगा। डॉक्टर जॉन वॉन न्यूमैन कौन थे? तो बाइनरी की फॉर्म में डेटा को मेमोरी में स्टोर करने का श्रेय जो है जाता है, वो किसको जाता है? जॉन वॉन न्यूमैन को जाता है। और क्या किया था इन्होंने? इतने से तो नाम नहीं बनेगा ना। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने कंप्यूटर का बेसिक आर्किटेक्चर जो था, आर्किटेक्चर बेसिक
बेसिक आर्किटेक्चर जो दिया था जॉन वॉन न्यूमन ने दिया था। क्या बोल रहे हो भाई? दिख तो सही रहा है ना? संडे को क्लास होगी बच्चे, वीकली ऑफ आपका मंडे को रहेगा, यही बोल रहे थे क्या? ओके, कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी में लिख देंगे सब कुछ। चलो, कंप्यूटर का बेसिक आर्किटेक्चर जो दिया था ना बच्चे, वो जॉन वॉन न्यूमैन ने दिया था। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है, लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट कंप्यूटर पे चलते हैं। नेक्स्ट कंप्यूटर आपका कौन सा था? नेक्स्ट कंप्यूटर आपका आता है एडसेक। तो तीसरे नंबर का जो कंप्यूटर है वो है आपका एडसेक। एडसेक का फुल फॉर्म बता दो जल्दी से। आया था ना, अब की बार ही एग्जाम में आया था, ठीक है? कौन से एग्जाम में? सीईटी प्री में। तो ये तो पढ़ लिया होगा। हाँ बच्चे, डेमो क्लास थी ना, डेमो क्लास थी आपकी। कौन से, अगर उस बैच में जा करके देखोगे अग्नि में तो दिखेगी। क्यों? क्योंकि अग्नि बैच में आप अग्नि बैच में इनरोल किया है, और उसके संजीवनी बैच में जा करके देखोगे तो आपको क्लास वो परचेज का ऑप्शन दिखाएगा, लेकिन अग्नि बैच में जा करके देखोगे तो वहाँ नहीं दिखाएगा। दूसरी बात, पहली 2 क्लासें आपकी डेमो क्लास है, वो आपने फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हो, लेकिन उसके बाद की क्लासें आपको पे करना पड़ता है, ठीक है? रेणु देवी नमस्कार बच्चे। चलो, तो एडसेक इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, ठीक है? इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। यहाँ कंप्यूटर नहीं लिखा है, इसकी फुल फॉर्म में कैलकुलेटर ही आपको देखने को लिखा हुआ देखने को मिलेगा, ठीक है? फुल फॉर्म्स पे अच्छी तरह से ध्यान देना मेरे भाई, डायरेक्ट पूछी जाती है। डायरेक्ट फुल फॉर्म ही पूछ लेता है, या फिर इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कौन सा आपका कंप्यूटर था। तो एडसेक जो था बच्चे, इसका आविष्कार हुआ था 1949 में, और इससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा? कि 1952 में जो कंप्यूटर पे फर्स्ट गेम आया था, यानी फर्स्ट गेम जो आया था वो कौन से कंप्यूटर पे आया था? इसी कंप्यूटर पे आया था 1952 में। दुनिया का पहला गेम जो आया था वो इसी कंप्यूटर पे, यानी गेमिंग कंप्यूटर कौन सा था? ये था। गेम कौन से कंप्यूटर में प्रोग्राम किया गया था? इसी में प्रोग्राम किया गया था। तो उस गेम को क्या कहते हैं? ओ भी कहते हैं, और उसको टिक टक और टॉक उसका दूसरा नाम है, ठीक है? टिक टक टॉक सर्च करके देख लेना तुम, गेम गेम कौन सा होता है ये। लाइव दिख रही है ना आप बच्चे? तो लाइव जैसे खत्म होगी क्लास उसके बाद में दिखेगी ना। तुम जाकर के बीच में देख ही क्यों रहे हो कि ये दिखेगी कि नहीं दिखेगी? तुम टेंशन काहे ले रहे हो? तुम सभी क्लास मिलेगी। अगर आपने कोई भी एक जगह से कोर्स परचेज कर रखा है, सभी क्लास सभी पीडीएफ आपको मिलेगी, और कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा। वो एक्स्ट्रा जो है वो अभी आने वाला है, कुछ दिनों में मैं आपको बता दूंगा कि चीजें एक्स्ट्रा आपको क्या मिलेंगी, ठीक है? खुशीराम नमस्कार भाई। नेक्स्ट कंप्यूटर पे चलते हैं, यहीं पे लिख दूं क्या? नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, अच्छे से देख लेंगे। 1 मिनट, एक घूंट पानी हो जाए मेरे भाई। टाइम की हमारे पास कोई कमी नहीं है, टाइम हमारे पास बहुत है बच्चे, तो टाइम की टेंशन मत लो, सिलेबस हो जाएगा और आप कहोगे कि इतने क्वेश्चन भी हो गए हैं, तो अब तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, ठीक है? अब नेक्स्ट पे आते हैं, कौन सा है आपका? 4th नंबर का यूनिवैक। फोर्थ कौन सा है? यूनिवैक।
यूनिवैक कंप्यूटर क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो ये था आपका यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इससे भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, फुल फॉर्म से रिलेटेड भी आते हैं। और इसका आविष्कार यानी निर्माण कब हो गया था, 1951 में ये बन गया था आपका। और पहला यूज किसने किया, पहली जगह पहला प्रयोग कहां पर हुआ था ये, तो यूएसए में बना था, अमेरिका में ही बना था, ठीक है। और यूएसए की सेंसस ब्यूरो ने, सेंसस ब्यूरो ने इसका सबसे पहले यूज किया था, ठीक है। किसने यूज किया था, सेंसस ब्यूरो ने, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसे किसने बनाया था, तो बच्चे इसे बनाया तो था जो पक्का बच्चे कुलदीप से, कुलदीप एक चीज मैं आपको बताता हूं कि मेहनत अगर शिद्दत से करोगे ना, तो जॉब आप ये कहोगे कि हाँ सर ये भी एग्जाम मेरा क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया। और आपका काम क्या है बच्चे, जब स्टूडेंट लाइफ है आपकी, तो आपकी ड्यूटी क्या है, आपका कर्तव्य क्या है, वो आपका काम है पढ़ना। तो आप जितना टाइम आपको मिलता है आप उसमें अच्छे से पढ़ो। सबसे पहले आप अपनी सेहत का ध्यान रखो, अगर आप स्वस्थ रहोगे तो आप पढ़ भी पाओगे। तो सेहत का ध्यान रखो और अच्छे से चीजों को पढ़ो, ठीक है। अगर आप अपना कर्तव्य पूरा करते हैं पूरे दिन में, तो आपको रात को नींद अच्छे से आती है, ठीक है। अगर आप कर्तव्य ही पूरा नहीं करते तो फिर आपको नींद भी नहीं आएगी, फिर आप खुद को भी धोखा दे रहे हैं और घर वालों को भी धोखा दे रहे हैं, तो वो काम आप कभी मत करना। तो इससे इसके आविष्कारक के मामले में विवादित क्या है और आंसर क्या करना है, तो इसका माना जाता है कि आईबीएम ने इसको बनाया था, आईबीएम, ठीक है। आईबीएम कंपनी है, कल भी मैंने आपको फुल फॉर्म लिखवाया था, जहां जहां आएगी मैं लिखवाता चलूंगा तो आपके दिमाग में बैठ जाए। ये क्या है, इंटरनेशनल बिजनेस, ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ठीक है, इंटरनेशनल और दूसरा इसको क्या कहा जाता है, इसी कंपनी को बिग ब्लू भी कहा जाता है भाई। क्या कहा जाता है, बिग ब्लू, क्या कहा जाता है, बिग ब्लू। तो ये क्वेश्चन भी एक बार पूछा गया है। बहुत बढ़िया मेरे भाई कुलदीप, मेहनत हमेशा रंग लाती है, ठीक है। और ये व्यावसायिक उद्देश्य से बनाया गया दुनिया का सबसे पहला डिजिटल कंप्यूटर था। यह है व्यावसायिक उद्देश्य से बनाया गया दुनिया का पहला डिजिटल कंप्यूटर था भाई। तो पहला व्यावसायिक उद्देश्य से बनाया गया डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था, तो यूनिवैक आपका आंसर आपको करना है। ये तो हो गई अलग अलग कंप्यूटर्स की बात। अब हम बात कर लेते हैं कि जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं, जो इस जनरेशन के बारे में यानी फर्स्ट जनरेशन के बारे में, मैं ये इस कंप्यूटर की बात नहीं कर रहा हूँ, क्लियर कर देता हूँ आपको कंफ्यूजन ना हो। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम लिख रहे हैं वो फर्स्ट जनरेशन के बारे में लिख रहे हैं। तो इस जनरेशन में क्या हुआ था भाई, इसमें पंच कार्ड का प्रयोग हुआ था, इनपुट के रूप में, ठीक है। और इसमें क्या हुआ था, मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी का यूज हुआ था। तो स्टोरेज के रूप में क्या हुआ, मैग्नेटिक
ड्रम मेमोरी का प्रयोग हुआ भाई। इसमें क्या हुआ, एक तो आपका पंच कार्ड का प्रयोग हुआ और दूसरा मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी का यूज हुआ। और क्या चीजें थी, तो और इससे रिलेटेड जो चीजें थी वो ये थी बच्चे कि ये कंप्यूटर, ऐसे लिख लो, इस जनरेशन के कंप्यूटर बहुत बड़े आकार के होते थे। क्या होते थे, बहुत बड़े आकार के होते थे वे इस जनरेशन के कंप्यूटर। और हीट जो है, हीट बहुत ज्यादा होती थी, ठीक है। हीट जो है वो बहुत ज्यादा होती थी, इलेक्ट्रिसिटी देते थे, मैंने बताया था वैक्यूम ट्यूब यूज करते थे, तो वैक्यूम ट्यूब में हीट ज्यादा जनरेट होती है। तो कमरे जितने बड़े होते थे भाई, एक कमरे में पूरा सेटअप किया जाता था और उसमें हीट इतनी होती थी, तो उसके अंदर आपको एसी भी लगाना पड़ता था, सब चीजें उसको ठंडा रखने के लिए भी करनी पड़ती थी। तो बहुत लंबे समय तक अगर हीट हो जाएगा कोई भी, अब आपकी मशीनरी जो है वो अगर हीट हो जाती है तो उसको बीच में बंद करते हो ना, कोई भी मशीन आप चला रहे हो, कोई भी गाड़ी चला रहे हो, वो गर्म हो गई है तो उसको बंद करते हो, तो ये बहुत लंबे समय तक काम नहीं कर पाते थे, एक बार में बहुत लंबे समय तक काम नहीं कर पाते थे, इनको बीच में गैप लेना पड़ता था। यूएसए के आगे सेंसस ब्यूरो ने इसको यूज किया था, वो लिखा है, ठीक है बच्चे। कहाँ पर, यूएसए में कहाँ पर यूज हुआ, ठीक है, किसी डिपार्टमेंट में तो लगाया ही होगा ना, सेंसस ब्यूरो में आपका ये लगाया गया था। ओके, चलो। अब ये और क्या था, तो इसकी गति जो थी ना बच्चे, स्पीड, इन कंप्यूटर्स की, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर की स्पीड कम थी, ठीक है, स्पीड क्या थी, स्पीड स्लो थी। अब चलते हैं सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स पे। ओके ओके भाई, कर लेते हैं। आ जाओ, ये लो, इतना ठीक है ना। सेकंड जनरेशन, ये इतना बड़ा करने के बाद में मैं नजदीक से देख रहा हूं ना, तो ऐसे बहुत बहुत बड़े बड़े अक्षर दिखते हैं, तो फिर मैं छोटा कर लेता हूँ वापस, ठीक है। कौन सी, दूसरी पीढ़ी, कौन सी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी। अरे यार, दूसरी पीढ़ी। समय की बात करें, यानी टाइम पीरियड क्या था, बताओ। तो वो कब तक था, 54 तक था, 54 तक था। तो अब यहाँ कहाँ से स्टार्ट होगा, तो 1955 से लेकर के 1964 तक कर देता है, ठीक है। अलग अलग जगह अलग अलग मिलेगा, ये बात मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, तो इसमें कुछ भी गलत और सही नहीं है, बस आपको गैप को थोड़ा ध्यान में रखना है, ठीक है। टेक्नोलॉजी की बात करें, तकनीक, अब ठीक है ना पेन, टेक्नोलॉजी या क्या था भाई, टेक्नोलॉजी, तो यहां पर यूज हुए भाई ट्रांजिस्टर, क्या यूज हुए, ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ। किसका प्रयोग हुआ, ट्रांजिस्टर का प्रयोग। यानी अब जो आपकी वैक्यूम ट्यूब थी ना बच्चे, वैक्यूम ट्यूब की जगह किसने ले ली, ट्रांजिस्टर ने। ट्रांजिस्टर कैसे थे, तो इस तरह का होता है भाई ट्रांजिस्टर, आपने देखा होगा, आप सीपीयू निकालोगे, उसके ऊपर जो बोर्ड रहता है सीपीयू का पूरा, उसके ऊपर ऐसे ट्रांजिस्टर लगे रहते हैं। ट्रांजिस्टर दो तरह के होते हैं, एक पीएनपी होता है, एक एनपीएन होता है। सिंबल में देखने में डिफरेंस आपको यही मिलेगा, एक बाहर की तरफ सिंगल सिंबल मिलेगा, एक अंदर की तरफ मिलेगा। एक इसमें एमीटर होता है, एक बेस होता है, एक कलेक्टर होता है, ठीक है। ठीक है, एमीटर जो है वो एमिट करता है, यानी वहां से सिग्नल छोड़ता है, बेस उसको बैलेंस करता है, और कलेक्टर जो है उसको कलेक्ट करता है, ठीक है।
ओके। चलो, तो ट्रांजिस्टर के आने से हुआ क्या, ट्रांजिस्टर क्या काम करता था, जैसे हमने पढ़ा कि ट्रांजिस्टर, जैसे हमने पढ़ा वो वैक्यूम ट्यूब क्या काम करती थी, वैसे ही हम पढ़ेंगे ट्रांजिस्टर क्या काम करता था। तो वैक्यूम ट्यूब को किसने बनाया, तो ट्रांजिस्टर को किसने बनाया ये भी पढ़ लेते हैं। ट्रांजिस्टर को किसने बनाया, जॉन बार्डिन ने बनाया था। ठीक है, ठीक है, किसने बनाया ट्रांजिस्टर को, जॉन बार्डिन ने बनाया। कब बने थे ट्रांजिस्टर, तो पहला जो ट्रांजिस्टर बनाना बच्चे वो 16 दिसंबर 1947 को बना। 16 दिसंबर आजादी वाले साल में 1947। और जॉन बार्डिन को इस काम के लिए नोबेल प्राइज भी मिला। तो नोबेल प्राइज में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार, तो इनको नोबेल प्राइज कब मिला, इनको जो नोबेल प्राइज मिला था वो 1956 में मिला बच्चे। कब मिला, 1956 में। कौन सा नोबेल प्राइज, तो किसका मिलेगा भाई, फिजिक्स का मिलेगा। किसका नोबेल प्राइज मिलेगा, फिजिक्स का नोबेल प्राइज। तो जॉन बार्डिन को किस काम के लिए, ट्रांजिस्टर बनाने के लिए नोबेल प्राइज मिला। कब मिला, 1956 में मिला। कौन से, फिजिक्स का नोबेल प्राइज। ठीक है, आई बात समझ में। अब एकदम ओके है ना, हाँ, तो इसी फॉर्मेट को अपन सेट रखेंगे, कल आपको कोई भी शिकायत नहीं होगी फिर। ठीक है जेके भाई, शिकायतें धीरे धीरे दूर होती जाएंगी। अब काम की बात कर लेते हैं कि कार्य क्या था ट्रांजिस्टर का। तो वहां पर क्या कार्य था, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को वो एम्पलीफाई करता था और कंट्रोल करता था। तो ये भी क्या करेगा, ये सिग्नल को, उसी को रिप्लेस किया है ना, सिग्नल को एम्पलीफाई करता था। और क्या करता था, तो और जो दूसरा काम था इसका, तो वो काम था स्विचिंग का। स्विचिंग का क्या मतलब है कि ये ऑन ऑफ करता था, ऑन ऑफ पे काम करता था। ऑन हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, डाटा मिल रहा है ऑन हो गया, नहीं मिल रहा ऑफ हो गया। ठीक है, तो ये स्विचिंग का काम करता था। इसके दो काम होते थे। इससे हुआ क्या, तो इससे कंप्यूटर का साइज आकार छोटा हो गया बच्चे, छोटा हो गया। ठीक है, ट्रांजिस्टर के आने से क्या बदलाव हुआ, कंप्यूटर का आकार छोटा करने में मदद मिली। ठीक है, तो आप चीजों को एक के बाद एक समझते हुए चलेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आगे तो अब बात कर लेते हैं। हमने बात कर ली कि इसके अंदर समय क्या था, इसके अंदर टेक्नोलॉजी कौन सी थी। तो तीसरी बात हम क्या करते हैं, वो किस तरह से काम करती थी, ये भी हमने देख लिया। तो अब बात करते हैं भाषा की, कि यहां पर भाषा यानी लैंग्वेज, लैंग्वेज कौन सी थी। तो यहां पर जो भाषा यूज की गई वो कौन सी थी, वो असेंबली भाषा थी भाई। कौन सी भाषा थी, असेंबली, असेंबली लैंग्वेज थी। ठीक है, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या हुई बच्चे, हमने लिख दी असेंबली लैंग्वेज, लेकिन कंप्यूटर समझता है मशीन लैंग्वेज। कंप्यूटर क्या समझता है, कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझता है, मशीन भाषा समझता है। इसे और कुछ समझ में नहीं आता भाई, इसको समझ में आता है 01100101, यही इसको समझ में आता है। तो अब क्या करना पड़ेगा, इस असेंबली लैंग्वेज को आपको चेंज करना पड़ेगा, किसमें, मशीन लैंग्वेज में। तो उसके लिए क्या चाहिएगा, तो जिस तरह से एक आदमी को, अब अगर जैसे मैं यहाँ आंध्रा में हूँ, यहाँ की आपकी लैंग्वेज कौन सी है, तो यहाँ की लैंग्वेज है तेलुगु। अगर वो मेरे को समझ में नहीं आती, जैसे मैं शुरुआत में आया था तो मुझे समझ में नहीं आती थी। ठीक है, तो मुझे क्या चाहिएगा, एक ऐसा आदमी चाहिएगा जिसको क्या आती हो, हिंदी भी आती हो तेलुगु भी आती हो, जो तेलुगु को हिंदी में कन्वर्ट कर सके और जो हिंदी को तेलुगु में कन्वर्ट कर सके, यानी दूसरे आदमी को समझा सके कि ये हिंदी में
उसको तेलुगु में बोल के समझा सके कि ये हिंदी में ये बात बोल रहा है, और तेलुगु वाले की बात मेरे को समझा सके हिंदी में बोल के कि ये बात बोल रहा है। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ट्रांसलेटर। उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ट्रांसलेटर। ठीक है, तो यहां पर भी एक ट्रांसलेटर यूज हुआ, किस लिए? क्योंकि कंप्यूटर को भाषा समझ में नहीं आ रही है, हमने असेंबली लैंग्वेज दी, वो कह रहा है ये क्या आ गया। ठीक है, इसको मैं कैसे समझूं? तो हमने एक ट्रांसलेटर दे दिया, और उस ट्रांसलेटर का नाम क्या है? उस ट्रांसलेटर का नाम था असेंबलर। ठीक है, तो उस ट्रांसलेटर का नाम था असेंबलर, और काम क्या था? तो जब हम कंप्यूटर को कौन सी भाषा दे रहे हैं, कंप्यूटर को हम भाषा दे रहे हैं, वो उसको क्या कर रहा है? ट्रांसलेटर लगेगा, और उसको क्या कर देगा? उसको कर देगा भाई चेंज। ठीक है, कौन सी भाषा दी? असेंबली लैंग्वेज। कौन सी भाषा दी? असेंबली लैंग्वेज। यहां पर क्या था? यहां पर था असेंबलर। असेंबलर ने क्या किया? इसको इसको कर दिया चेंज मशीन लैंग्वेज में। किसमें चेंज कर दिया? मशीन लैंग्वेज में। ये बात समझ में आई? क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि असेंबलर का क्या काम होता है, तो असेंबलर का काम होता है असेंबली लैंग्वेज को असेंबलर के थ्रू मशीन लैंग्वेज में चेंज किया जाता है, यानी असेंबलर असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? अब जो आपका ये जो भाषा थी, असेंबली लैंग्वेज थी, ये किस में लिखी जाती थी? तो ये आपकी लिखी जाती थी असेंबली भाषा किस में लिखी जाती थी? तो ये निमोनिक कोड में लिखी जाती थी। किसमें लिखी जाती थी? निमोनिक कोड में लिखी जाती थी। निमोनिक कोड का मतलब क्या है? दूसरा इसको हम कह सकते हैं सिंबॉलिक कोड। और सिंबॉलिक कोड कौन कौन से हो सकते हैं? एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देता हूं कि जैसे सम हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया, इस तरह के कोड आपके ये होते हैं सिंबॉलिक कोड। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कि इस जनरेशन के कंप्यूटर कौन से थे। ये कौन सी जनरेशन है? इसी सेकंड जनरेशन है। तो उदाहरण यहां पर लिख लीजिए आप। उदाहरण में एक तो आता है IBM 7030। IBM का कंप्यूटर आया था एक 7030। ठीक है, और दूसरा जो आया था वो हनीवेल 400 आया था। कौन सा? हनीवेल 400। ठीक है, ये दो कंप्यूटर इसके एग्जाम्पल थे। ओके, अब सही दिख रहा है? सचिन भाई, बहुत खतरनाक नमस्कार आ रहा है आपके श्री चरणों में, मुंडी पटक पटक कर राम राम गुरु जी का वाह मेरे भाई, क्या बात है। चलो, हंसी मजाक भी चलता रहना चाहिए। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिख लो भाई, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ठीक है, इसके जो कंप्यूटर थे उन दोनों के बारे में कुछ भी डिटेल में नहीं पूछा जाता, तो नहीं करवा रहा। मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग हुआ इसमें, और मैग्नेटिक कोर का। इसमें मैग्नेटिक डिस्क और मैग्नेटिक
फॉर का प्रयोग हुआ। ठीक है, पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है। और अब यहाँ पर क्या आ गया, इसमें विश्व का पहला जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो यूज किया गया। तो पहली बार इसमें क्या हुआ, ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज हुआ। सेकंड जनरेशन में पहली बार ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग हुआ। ठीक है, पहली बार ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग हुआ। ओके भाई, यहां तक बातें समझ में आ गई। तो पहली और दूसरी जनरेशन है वो आपका थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर उसमें रहता है कि थोड़ी सी चीजें आपको ज्यादा पढ़नी पड़ती है। क्यों? क्योंकि वहां से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। तीसरी चौथी पांचवी, पांचवी से जो क्वेश्चन बनते हैं वो उससे आपको यूज टू हो, उसके जो चीजें आपके सामने हो रही हैं वो चीजें आपको याद भी रहती हैं। ठीक है, और अगर याद रहती हैं तो एक चीज बता दो, 5G कब आया है, कौन से वर्ष में आया 5G? ठीक है, क्योंकि थर्ड जनरेशन स्टार्ट करेंगे, टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग जाएगा, कल आपका ये जनरेशन का चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर की टोटल कितनी क्लास है? अब जिसका तो डाउट है जल्दी से पूछ लो, उसका रिप्लाई कर देता हूँ। ओके ठीक है देव भाई, नेक्स्ट क्लास में आपको पूरा हिंदी पूरा और इंग्लिश उसके साथ जो आपकी टर्म्स इंग्लिश की हैं वो यूज़ कर लेंगे थोड़ा, वो ब्रैकेट में मैं लिख दूंगा। ठीक है, आप शुरुआत में बोल देते तो आप पूरा हिंदी में चलते। हाँ रेणु देवी, ओके बच्चे। हाँ सतपाल कह रहा है 24 में आया। ओके, सब अलग अलग बोलोगे क्या? 23 में बोल रहा है कुलदीप, धीरेन्द्र बोल रहा है 21 में, सतपाल बोल रहा है 24 में। तो सभी गलत कर रहे हो भाई। 2022 में आया बच्चे। ठीक है, 5G कब आया? 2022 में आया इंडिया में। ठीक है, अगर कुछ भी इसमें कॉन्ट्राडिक्टरी होगा तो मैं बता दूंगा। सब चीजें पढ़ेंगे हम, नेट कब आया, विश्व में कब आया पहली बार, इंडिया में कब आया, कब शुरुआत हुई, किसने की, और उसके बाद में ब्रॉडबैंड कब आया, 2G कब आया, 3G कब आया, 4G आपका कब स्टार्ट हुआ, जियो ने हमें लालच कब दिया और फिर लूटना कब स्टार्ट किया। ठीक है, सब चीजें हम पढ़ेंगे। जियो ने फ्री वाला नेट दिया था ना। ठीक है, कंप्यूटर की आपकी क्लास की बात करूं तो 75 to 80 क्लास होगी बच्चे। एक बच्चे ने पूछा है कि कंप्यूटर की टोटल कितनी क्लास होगी, तो 75 to 80 MCQs, PYQs सब मिला के। PYQ भी करवाएंगे, टेंशन मत लो। PYQ आपके ऐप में ही होंगे, MCQs में आपका उसके ऊपर ले आऊंगा यूट्यूब पे। तो ये चैप्टर जैसे ही खत्म हो जाता है उसके बाद में हम MCQ करेंगे, और MCQ आपके होंगे जब भी होंगे तो वो फ्राइडे को होंगे। ठीक है, वीकली ऑफ होता है ना, उसी दिन होंगे। वीकली ऑफ आपका होता है मंडे को, मेरा होता है फ्राइडे को। ठीक है, तो उस दिन यूट्यूब पे हम MCQ जो जो चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा उस चैप्टर के हम MCQs करेंगे। MCQs के से मतलब आप समझ रहे हो ना, क्योंकि एक नोटिस आया था SSC का, वहाँ पर PYQ अगर आ जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा मामला। करेंगे MCQs, उसमें PYQs भी होंगे आपके, मैं पूरा डिटेल में करवाऊंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। 4 ऑप्शन होंगे, चारों को डिटेल में पढ़ेंगे। हाँ सतपाल भाई, आएगी बुक भी आएगी, टेंशन मत लो। अब नहीं जी कोई भी दिक्कत, हाँ दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और सब चीज़ें ठीक है, कोई किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं कि इंटरनेट इंडिया में कब शुरू हुआ?
फिफ्थ जनरेशन में इसको पढ़ेंगे हम। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि फिफ्थ जनरेशन जो आई थी, जो कंप्यूटर की फिफ्थ जनरेशन है, उसका टाइम पीरियड आपको पता है कि 1990 से लेकर के अब तक चल रहा है, ठीक है। लेकिन आपको फिर फिफ्थ जनरेशन का इंटरनेट का मैंने बता दिया था, वहाँ पर कि जो जेनजीज हैं आपके, ठीक है, जेनजीज को आते ही नेट मिला था, नेट तैयार मिला, सोशल मीडिया तैयार मिला, फ़ोन तैयार मिला, तो सब चीज़ें उसके सामने थी। ओके कुलदीप भाई, होनी भी नहीं चाहिए, हमारे होते हुए आपको क्यों दिक्कत होगी, कोई भी दिक्कत नहीं है, सब चीज़ें आएंगी, सभी चीज़ें आपको यहीं पर मिलेंगी। पूरे एग्ज़ाम से पहले पूरी तरह से हम कमर कस के तैयार हो जाएंगे, फिर एग्ज़ाम में चाहे कुछ भी आए। आज की क्लास में इतना ही, कल की क्लास में फिर मिलेंगे अच्छे कंटेंट के साथ और आपके साथ। आपका प्यार बना रहे। जय हिंद, जय भारत।